हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, कैसे हैं आप? अच्छा, अपना टॉपिक जो है लेसन फर्स्ट का आगे बढ़ाते हुए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यपालिका, पॉलिटिकल के पोर्शन का। C19 पेज ओपन कीजिए, लेसन फर्स्ट C19, C9 निकाल लिया सभी ने C9? हाँ जी, देखिए, कार्यपालिका, लोकतंत्र में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल हमने पढ़ा था विधायिका के बारे में, फिर आज मैं एक बार, कल जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए दोबारा से एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग से लेती हूँ। निर्णय लेने की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सरकार के 3 अंग लेती हैं और 3 ही अंग अप्लाई करते हैं। लोकतांत्रिक देशों के संविधान प्राय कैसे होते हैं? लिखित, जिनमें सरकार के स्वरूप और उसकी शक्तियों का वर्णन होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन से? पहला, विधायिका, जिसे हम विधानमंडल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, कार्यपालिका, और तीसरा, न्यायपालिका। देखिए, जो विधायिका है, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका में भेजते हैं, खुद नहीं जाते हैं अपनी तरफ से। हम अपने नेताओं को प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? पहले तो एक चीज ये समझ लो, प्रतिनिधि एक चुना हुआ वो नेता होता है जिसे अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से चुनकर मंत्री परिषद में भेजा जाता है। आज के समय में प्रत्यक्ष चुनाव पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर एक क्षेत्र में चुनाव करवाए जाते हैं। वहां से जो नेता जीत कर जाता है वो जनता की सहमति से ही जाता है। जिसको जनता चाहेगी उसी को तो जिताएगी, ऐसे कोई अपने आप तो नहीं जाएगा। बहुमत जिसको हासिल होगा वो बहुमत भी कैसे होगा? जनता जिसको वोट देगी, समर्थन के जिसको देगी, अपना जिसके पक्ष में होगी, वो चीज किससे से होगी? वोटों से। वोट जिसके ज्यादा होंगे वो कहाँ जाएगा चुनकर? मंत्री परिषद में। अब मंत्री परिषद में 1 या 2 सदन होते हैं। हमारी जो मंत्री परिषद है, हमारी जो केंद्रीय जो परिषद है, उसे हम विधायिका के नाम से जानते हैं। कल मैंने करा दिया था ये टॉपिक, लेकिन ये मयंक एब्सेंट था, इसकी वजह से मुझे आज कराना पड़ रहा है। तो उस मंत्री परिषद में क्या होता है? जो हमारे देश की केंद्रीय विधायिका है, एक बड़ी सभा है जिसे हम क्या कहते हैं? संसद। उस संसद के 2 स्तर है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। 2 सदन है हमारी संसद के। और संसद क्या है? केंद्र की सबसे बड़ी मंत्री परिषद, सबसे बड़ी विधायिका। विधायिका जो होती है उसको पूरे देश पर कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून संबंधी जितने भी मामले होते हैं वो सब विधायिका में शामिल होते हैं, विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कानून बनाने के लिए किसी भी विधेयक को पहले, देखो, कानून बनाने के लिए पहले प्रस्ताव पास होता है, एक अनुमोदन होता है, फिर जब तक वो विधेयक रहता है, जब दोनों सदनों में काफी विचार विमर्श होगा, उसके ऊपर बहस होगी, चर्चा होगी, और दोनों सदन जब उसे अपनी स्वीकृति दे देंगे, पास कर देंगे उसको, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद वो हस्ताक्षर होने के लिए कहा जाएगा जो हमारी देश की सबसे बड़ी विधायिका है, संसद के राष्ट्रपति के पास। संसद का राष्ट्रपति है, संसद का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति है। दोनों सदनों का सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था संसद, संसद के तो ये दोनों सदन है, और इन दोनों सदनों में भी राष्ट्रपति की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। जब कोई भी विधेयक, जब तक विधेयक रहता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं कर देते, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधेयक और किसी कानून में, अधिनियम में क्या अंतर है, तो विधेयक तो वो होता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन ना हो जाए। जब दोनों सदनों से
कोई भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मोहर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन करके अपनी स्वीकृति दे देते हैं, हाँ भाई मैंने इस कार्य के लिए हाँ भर दी है, तो वो क्या बन जाता है, एक क्या बन जाएगा, आपका अधिनियम। इतने वो क्या रहता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते, जब तक वो क्या रहता है, अब कानून नहीं बनता है, जब तक वो केवल विधेयक रहता है। क्लियर इतना? हेलो, समझ आ जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगी इससे रिलेटेड, अभी जहां से समझ में नहीं आए आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं रोक के कि मैडम ये चीज दोबारा समझा तो हमें समझ में नहीं आई। ठीक है बेटा? हाँ, विधेयक अनेक चरणों से गुजरता है। चरणों का मतलब अनेक कदमों से, एक के बाद एक काम करना पड़ता है, दूसरे के बाद दूसरा चरण। चरण होता है प्रक्रिया, एक काम के प्रोसीजर करने का। देखो कैसे, पहले वो संसद में जाएगा, फिर वहां से वो राज्यसभा में, लोकसभा में। राज्यसभा किसी भी प्रस्ताव को अगर पास कर देती, लोकसभा किसी भी प्रस्ताव को पास कर देती है तो राज्यसभा उसको मना नहीं कर सकती है, बस उसे 14 दिन के लिए रोक सकती है, थोड़ी बहुत देर के लिए वो उसको रोक सकती है विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन अगर लोकसभा ने उसे पास कर दिया तो राज्यसभा को उसे पास करना ही पड़ता है। क्यों? इसका भी रीजन है, जब बड़ी क्लासों में होगी, जब ज्यादा डिटेल में आएगा जब समझाऊंगी। क्योंकि लोकसभा में मंत्रियों की संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा बहुमत से वो चीज पास होकर आती है। किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विधेयक पर जब राष्ट्रपति अपने साइन कर देते हैं तो वहां पर वो विधेयक विधेयक न रहकर क्या बन जाता है, अधिनियम। मोटा अंतर क्या है, जब तक राष्ट्रपति साइन ना करे तब तक वो विधेयक, राष्ट्रपति के साइन करते हुए क्या बन जाएगा, अधिनियम। क्लियर बेटा? उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है कार्यपालिका, ये समझ आ गया आपको, विधायिका का रोल। विधायिका में कानून किस तरह से बनते हैं पता लग गया? हाँ, अब हम चलते हैं कार्यपालिका पर। लोकतंत्र में कार्यपालिका की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्य, इसमें कौन कौन होते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका आपको नाम से, कार्य का पालन करवाने वाली संस्था, यानी किसी भी कार्य को स्वरूप देने वाली, उस कार्य को सही ढंग से क्रियान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका कहती है, कहलाती है। सॉरी, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, यानी मेन मेन नेता, राजनीतिक कार्यपालिका के अंग होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहा जाता है, कार्यपालिका तो कोई भी हो सकती है, कोई संस्था भी कह सकते हैं हम, किसी जहां पर काम होता है वो सब कार्यपालिका होती है। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका मतलब क्या हुआ कि वो देश को चलाने वाली, देश के अनुरूप काम करने वाली राज्य की तरफ से राजनीतिक कार्यपालिका होती है। जनता की ओर से नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। इस कार्यपालिका में जनता की तरफ से नीतिगत, यानी जो नीति के हिसाब से सही फैसले हो, गलत सलत ना हो, जो जनता को मान्य हो, उनके हित के लिए हो, वो फैसले लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो विधानमंडल में वही व्यक्ति बनता है जिसे विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होगा। देखो, अपने प्रतिनिधि हमने चुनकर भेज दिए विधानमंडल में, वहां फिर इलेक्शन होते हैं, फिर वहां पर जिसको बहुमत प्राप्त होता है, या एक दल से उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो दो दलों ने मिलकर गठबंधन कर लिया और बहुमत हासिल करवाया और प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री होते हैं उसके संसद द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। देखो, सबसे पहले मोटी चीज देख लेते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका में क्या चीज हुई, कार्यपालिका में इसका काम क्या है, कार्यपालिका का नीतिगत निर्णय लेना। दूसरा काम क्या हुआ इसका, कैसे लेंगे, विधानमंडल में प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री जो है वो विधानमंडल में
विधानमंडल यानी विधायिका में क्या है, बहुमत प्राप्त नेता, जिसे विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है या फिर गठबंधन करके वो बहुमत हासिल करता है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संसद द्वारा निर्मित कानूनों को निर्माण करता है। पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर पहले विधानमंडल में बहुमत प्राप्त नेता क्या बनता है, प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद को बनाता है। फिर प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की सलाह लेता है, वो इस काम के लिए अकेले नहीं करता, राष्ट्रपति की सलाह लेकर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। नियुक्त का मतलब अपॉइंटमेंट देता है, उन्हें लगाता है, नियुक्त करता है। फिर क्या करते हैं वो, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संसद द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। फिर ये प्रधानमंत्री हो गया, ये मंत्रिमंडल हो गई। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो संसद से कानून पास हो गई, संसद से पास कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। क्रियान्वित का मतलब है उन्हें चालू करवाते हैं, पास कानूनों को क्रियान्वित, उस पर कार्य करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। समझ आ गए कार्यपालिका का रोल। अब सभी काम इस तरीके से होते हैं कि संविधान का ध्यान रखा जाता है, संविधान के नियम के अनुसार सारे कानून उसके दायरे में रहकर किए जाते हैं। कभी कभी कुछ नई समस्याएं आ जाती हैं तो उनके लिए भी कानून बनाए जाते हैं। वर्ष 2005 में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा ही कानून है। यानी सन 2005 में क्या लागू किया गया था, सूचना का अधिकार। आपसे पूछ ले छोटे क्वेश्चनों में कि कब लागू किया गया था सूचना का अधिकार, तो ये 2005 में। क्या है, एक ऐसा कानून जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में या किसी नीति के बारे में, सरकार की योजना के बारे में कुछ जानने की चेष्टा रखता है तो वो सूचना के अधिकार के तहत उसको जान सकता है। सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा अगर कोई इस अधिकार का प्रयोग करके किसी चीज को जानना चाहता है। इससे एक चीज और स्पष्ट होती है क्या, कि हमारी सरकार पारदर्शी है, कोई पर्दा नहीं है, जो चीज करती है जनता के फायदे के लिए करती है। अगर जनता उसके बारे में जानना चाहती है तो जनता को बताने की भी कोशिश की जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। ये अधिकार देखो, चाहे तो सरकार ऐसे कानून क्यों बनाए, क्योंकि उनसे ही तो उनकी जवाबों को पूछा जाता है। वो टाल मटोल भी कर सकते हैं, नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि स्पष्ट और पारदर्शी सरकार है कि जो निर्णय लिए गए वो सबके सामने स्पष्ट रूप से आए, कहीं भी कोई वहां पर दुराव छुपाव नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले बहुमत प्राप्त नेता कार्यपालिका में प्रधानमंत्री चुना जाता है, फिर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, फिर कानून जो संसद से पास हो गए उन कानूनों को क्रियान्वित करता है, उनको लागू करवाता है। इसी एक उदाहरण दिया हमने 2005 में सूचना के अधिकार को उसने लागू करवाया। केंद्र सरकार विदेशी मामलों, वित्त, रेलवे आदि जैसे विषयों पर नीतिगत निर्णय लेती है। हर एक सरकार के अपने अपने काम बांट दिए गए। केंद्र सरकार इन इन विषयों पर काम करेगी, राज्य सरकारें इन इन विषयों पर काम करेंगी। जैसे हमें अपने सब्जेक्ट बांट दिए गए हैं कि ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, इसी तरह से सरकारों के भी काम बांट दिए गए कि उसको क्या क्या कराना है। कानूनों को लागू करने में मंत्रियों की भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें नौकरशाह कहा जाता है। नौकरशाह किसे कहते हैं, जो सरकारी नौकरियों पर होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी यानी जो प्रशासन को चलाने वाले अधिकारी हैं, प्रशासन को चलाने में मदद करने वाले क्या कहलाते हैं, नौकरशाह।
नौकरी करने वाले, वो भी कौन सी, शाही सरकारी नौकरी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नौकरशाही। जैसे डीसी है, जज है, पूरे अपने जिले का सिस्टम देखते हैं, वो जहां शांति की व्यवस्था की जरूरत है वहां पर कराते हैं, जहां अपराध भ्रष्टाचार ज्यादा फैल रहा है वहां पर डिसीजन लेते हैं, शिक्षा से संबंधित मामलों में जाकर वो बीच बीच में डीओ है या डीसी है, स्कूलों में जाकर निरीक्षण करते हैं, मतलब खेल संबंधी जो भी कानून बनाने हैं, जिले में किस तरह की क्या व्यवस्था करनी है, ये सब कौन करता है, नौकरशाह करते हैं। ये कौन है, प्रशासनिक अधिकारी है। कहाँ से नियुक्त हुए, सरकार द्वारा। सरकार ही तो निकालती है सरकारी नौकरियां, तभी तो ये सरकार के नीचे रहकर काम करते हैं। इनकी आय, इनका वित्त, इनकी जो भी सब चीजें हैं वो कहाँ से निर्धारित होती है, सरकार से, इसलिए ये नौकरशाह का। अब मंत्री देखो योजनाएं बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लेकिन उनको चालू कौन करवाएगा, उनको क्रियान्वित कौन करवाएंगे, अधिकारी। जैसे मान लो पुलिस है, जिले में ज्यादा चोरी अपराध हो रहे हैं, डकैती हो रही है, तो नेता थोड़ी करवा सकता है उस काम को, वो तो उसके मामले से दूर है। तो पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है, किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर किस तरह व्यवस्था को बनाना है। शिक्षा है, नेता थोड़ी आगे पढ़ाते हैं, आप लोगों को टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन नियम कहां से बन के आए, मंत्री परिषद से। लागू कौन करवा रहा है, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जो काम करते हैं, जो सेवा करते हैं प्रशासन की। समझ आ गया बेटा इतना, हेलो। कानूनों को लागू करवाने में मंत्रियों को अपने प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के अलावा, मतलब प्रशासन के जो, ये कौन आए थे लेट, हेलो, नैतिक कहाँ रह गए थे आज, कल भरत तुम कहाँ थे, हेलो, कहाँ चले गए, समझ नहीं आया मुझे क्या कर रहे हो। नहीं ऐसा तो नहीं है, नैतिक पूरे टाइम था, मैंने बल्कि कल तो 5 मिनट पहले क्लास को एक्टिव कर दिया था, पूरे 10 मिनट तक कोई बच्चा नहीं था क्लास में, नैतिक आया था लास्ट में 10 मिनट के बाद। अपनी क्लास का बेटा ध्यान रखा करो, इतने अच्छे टॉपिक चल रहे हैं आपके, 10th तक काम आएंगे। थोड़ी सी यहाँ पर लापरवाही करोगे तो ये आपको बेस समझ नहीं आएगा, आगे क्या करोगे आप। थोड़ा सा अपने क्लास को ध्यान से लिया करो, टाइम देखकर। आप नौकरशाह के, हम सारे जो भी अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, वो सब नौकरशाह कहलाते हैं। कुछ बड़े पदों पर आसीन होते हैं, जो एक सिस्टम को अच्छी तरह से बनाते हैं, जैसे एसएचओ पुलिस का बड़ा अधिकारी, डीसी जिले का पूर्ण मुखिया है, जो एसडीओ है शिक्षा अधिकारी, जो इस तरह से सभी के काम बांटे गए हैं कि किस तरह से कौन कौन अपने अपने डिपार्टमेंट को देखेगा। नेता तो एक चुनकर भेजा हमने पूरे क्षेत्र से, वो सारे काम थोड़ी देख सकता है, उसने अपनी मदद के लिए इन प्रशासनिक अधिकारियों को, इन कर्मचारियों को नियुक्त किया है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आती है न्यायपालिका। न्यायालय जिसको हम कहते हैं, अदालतें कानून की व्याख्या करती हैं, कानून जो भी है उसके बारे में, संविधान के बारे में जो भी चीजें हैं उसको व्याख्या का मतलब उसको पूरा एक्सप्लेन कहां से कर किया जाता है, अदालतों के थ्रू। कानून तोड़ने वाले को दंडित भी करती हैं, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं, यानी इनका काम क्या है, न्यायपालिका का। अब इसका यहां से शुरू हो जाओ, कानून की व्याख्या करना, अपराधियों को दंडित करना, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। आपसे पूछ ले क्या क्या काम है अदालतों के, तो आपको पता होना चाहिए। जनता के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार जो उसे जन्म से मिलते हैं, देश में जन्म लेने के कारण, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये अदालतों के काम है। दीवानी और फौजदारी मामलों पर सुनवाई करना। दीवानी होते हैं जो जमीन से संबंधित, फौजदारी अपराधों से संबंधित। दीवानी और फौजदारी मामलों की
सुनो भाई, देखो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन है, कुछ में नहीं है, तो आप ये लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये मेन चीजें बनती हैं आपकी नॉलेज के लिए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन दे रखा है तो ये आप करो, ये चीजें उतारा करो। संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या भी अदालतें करती हैं। लोकतंत्र में जहां पर भी लोकतंत्र है वहां पर न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि नेताओं के से संबंधित मामलों की सुनवाई भी अदालत में होती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मुख्यमंत्री है, किसी क्षेत्र का कोई बड़ा मंत्री है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो भी होगी, अदालतें करेंगी। निर्णय सुनाते समय इसे निष्पक्ष रहना पड़ता है, किसको? अदालतों को। उसकी नजर में सारे नागरिक समान है, वो कोई पक्षपात नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे देश की जो अदालतें हैं वो सर्वा है, सर्वोच्च शक्ति उनके हाथ में। कोई भी फैसला वो बार्गेनिंग करके नहीं लेती हैं, बिल्कुल निष्पक्ष फैसले लेती हैं। इसे विधायिका और कार्यपालिका के हस्त से भी मुक्त किया गया है, क्योंकि अगर विधायिका और कार्यपालिका इसमें हस्तक्षेप करती है तो फिर मंत्री इसमें एनरोलमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि विधायिका में भी मंत्री, कार्यपालिका में भी मंत्री, अगर वो हस्तक्षेप करते हैं बार बार यहाँ इसमें न्यायपालिका में, तो इसका मतलब सही ढंग से किसी के साथ भी न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपने पक्ष को मजबूत करना चाहेगा और वो उसके पास पावर होती है, तो न्यायपालिका को अपनी पावर के वशीभूत करके किसी भी फैसले को बदल सकता है, लेकिन अदालतें इन चीजों से भी दूर रखती है। उसको बिल्कुल पावर दी गई है, अगर वो निष्पक्ष फैसला ले, जो भी दंडित व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ जो जो भी कानून के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग काम करे। इसीलिए हमारे देश में शांति और सुरक्षा है, अदालतों की महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका है। मतभेदों के लिए समाधान होता है। टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर कभी ना हो, अभी 10 मिनट है, देखते हैं थोड़ा सा। मतभेदों के लिए स्थान रखा। एक विदेशी विद्वान E.M. फोस्टर ने दो कारणों से लोकतंत्र की प्रशंसा की है। सराहना का मतलब है प्रशंसा की है। किसने? E.M. फोस्टर ने। क्यों? क्योंकि देखो मैंने सरकारों के बारे में बताया कैसी कैसी सरकार है, तानाशाह है, सैन्य प्रशासन है, लोकतंत्र है, सब जगह सारे चीजों को देखने के बाद नतीजा क्या निकलता है कि लोकतंत्र बेस्ट गवर्नमेंट है। तो उसके लिए E.M. फोस्टर जो एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, उन्होंने क्या लिखा है? प्रथम तो यह है कि इसमें विविधता होती है, कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग विविधता है। फिर भी लोकतंत्र में देखो सब तरह के लोग हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी भाषा को बोलता है, कोई किसी जाति से संबंधित है, इतनी विविधता है। और दूसरी, इसमें आलोचना या मतभेद को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र ही एक ऐसी सरकार है जिसमें बुराई को सुनने की सामर्थ्य रखनी पड़ती है, चाहे वो एक लीडर है, कोई भी व्यक्ति उसके लिए कुछ भी बोले उसको सहन करना पड़ता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, किसी भी मंच से कोई कवि है, कोई भाषण वक्ता है, प्रवक्ता है, मीडिया है, अखबार है, किसी के बारे में कुछ भी कहे तो उसको इसमें बिल्कुल अलग रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, विचारों की स्वतंत्रता के अधीन। किसी भी मुद्दे पर विधानमंडल के विभिन्न सदस्यों की राय भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई भी मुद्दा है, कोई भी विवाद है, मेरे सोचने का नजरिया कुछ और है, दूसरे का कुछ और हो सकता है, तो विधानमंडल में जितने भी मेंबर हैं, मंत्री हैं, उन सबके सोचने का अलग अलग नतीजा है। कभी देखा करो आप शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब कभी कभी मेन जब मुद्दे होते हैं तो संसद की कार्रवाई को दिखाते हैं, और शाम को 4:30, 5 बजे आप कभी भी जी न्यूज पे या कहीं भी लगाओगे तो बहस चल रही होती है 5-6 लीडर्स की। तो उसमें देखा करो कैसे कैसे वो अपनी बात को रखते हैं, दूसरे सुनते नहीं, वो अपनी बात को तर्क वितर्क देते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी राय अलग अलग होती है, हर कोई अपनी राय को कहना चाहता है। तो दूसरे व्यक्तियों के विचार में भी सहिष्णुता, यानी हम अपनी बात को कहें, दूसरे की बात का सम्मान करें, आदर करें। सहिष्णुता का मतलब हम एक सद्भावना रखें, किसी के प्रति जेलस ना रखे, उसकी बात का अपमान ना करे, उससे कहिए, उसको सुने और सोचे कि क्या वो सही है। ये विचार हमारे चाहे मन से भी नहीं कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है दूसरे की बात हमें पसंद ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसी समय उसका सर फोड़ दें। उस बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए उसका सोचने का एंगल क्या है,
हमारा क्या है, उसने किन परिस्थितियों में ये बात कही, उसके साथ क्या घटना घटी होगी जब उसकी सोच इस तरह की हुई होगी। तो इस तरह से हम सदस्यों की राय भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सहिष्णुता के साथ उस पर विचार करके एक अच्छा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हालांकि निर्णय बहुमत से ही किए जाने चाहिए। लोकतंत्र में एक ये भी सिद्धांत है कि बहुमत के आधार पर ही निर्णय हो, जिसको ज्यादा लोग समर्थन दें। किंतु जो दल या व्यक्ति अल्पमत में है, मान लो देश में बहुत सारे, मान लो हम भारत को ही लेते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, तो क्या हिंदू धर्म के आधार पर फैसले लिए जाते? कभी नहीं लिए जाते। सभी की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है, एक अच्छा लोकतंत्र वही स्थापित हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुमत में मान लो कोई आ गया, उसकी बात को मान लिया, पर उसका ये मतलब कभी भी ना लगाया जाए कि जो अल्पमत वाले हैं, जिनको कम वोट मिले हैं, तो उनका आदर ना करें, उनको हमेशा नेग्लेक्ट ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी भावनाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। विचारों के आदान प्रदान की नीति बनी रहनी चाहिए। उनकी हर बात को सुना जाए, समर्थन किया जाए, तब सही रहता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आपसी विचार विमर्श से चलती है। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद किसी बात पर निर्णय लेते हैं, तो उसको 10 बार उसके परिणाम देखने के बाद चलती है। ऐसा नहीं कि मैंने मेरी मनमानी चला दी, भाई कोई दूसरा कर रहा है क्योंकि मैं बहुमत से जीत गया। क्या हो गया? आज बहुमत से जीत गया है, 5 साल बाद दोबारा बहुमत पलटा दिखा सकता है। तो अल्पमत वालों की राय भी जाननी जरूरी है, क्योंकि किसी नीतिगत मामले पर पूरी तरह से विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। बहुसंख्यक वर्ग अपने निर्णय अल्पमत वालों पर बलात्, बलात् का मतलब जबरदस्ती, आप लिख सकते हो यहाँ पर क्रांति लहरा आदमी, लिखो यहाँ पर। कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जहां पे कंफ्यूज होते हैं, तो उसकी हिंदी लिख लिया करो। बलात् यानी जबरदस्ती नहीं थोप सकते, थोपने का मतलब लादना, जबरदस्ती उसे हम नहीं मनवा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें समझाने बुझाने की नीति पर कार्य करती हैं। लोकतांत्रिक सरकारों में हमेशा दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है, समझाया जाता है, आपस में टाइम दिया जाता है कि उस बात पर दोबारा से विचार करो। उसके बाद किसी मुद्दे पर विभिन्न वर्गों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक वार्ता की जाए। अगर कहीं भी जब हम कभी विवाद खड़ा हो जाए, मान लो आप दो फ्रेंड हो, आपस में झगड़ा कर बैठे हो, तो जब तक आप अपनी बात एक दूसरे से खुलकर नहीं कहोगे, तो आपको पता ही नहीं कि भाई किस बात पे इसने मुझसे लड़ाई कर ली। जब वो बात पता लगेगी, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। इसी तरह से लोकतंत्र है, जब किसी बात को आपस में खुलकर हम डिस्कस करेंगे, तो हमें एक दूसरे के विचार जानने के साथ साथ एक समस्या का निचोड़ भी मिलता है। बात कैसे भी हो सकती है, औपचारिक यानी हम फॉर्मल रूप में भी कर सकते हैं, और अनफॉर्मल रूप में भी, सामने बैठकर भी, या किसी माध्यम के द्वारा भी, पत्राचार से करो, फोन से करो, किसी भी तरह से आप बात कर सकते हैं, और मतभेद को काफी हद तक समस्या को सुलझाया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र को एक आदर्श व्यवस्था, आदर्श शासन व्यवस्था कहा गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। पेंसिल से यहाँ टिक करके छोड़ो, ताकि आप कल भ्रमित ना हो कि हमने कहाँ छोड़ा। जहां तक हमने पढ़ा है वहां टिक लगाकर छोड़ा करो, ताकि आपको पता रहे कि आज हमने यहाँ तक पढ़ा था। जहां से स्टार्ट किया है, हमने विधायिका से स्टार्ट किया था, सरकार के 3 अंग संसद के। आप वहां से आज की डेट डालो, और नीचे यहाँ टिक कर दो कि मैंने यहाँ तक किया पढ़ा है, ब्रैकेट लगा लो। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं उस पर भेज दूंगी। कल मैंने नहीं भेजे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में एब्सेंट थे। मान लो मैं भेजती, उन्होंने क्लास में ली, तो वो वहां भी जाकर क्या देखते हैं, इसलिए आज मैं कल वाले भी आज भेजूंगी। जब यहाँ पर बच्चे पढ़ने होते हैं, तब पढ़ाने में मदद करो। ठीक है बेटा, अपने क्वेश्चन देख लेना वहां से। और बताओ, आज के तीनों टॉपिक क्लियर है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों आपके 10th तक चलेंगे। इनको एक बार फिर जब क्लास ऑफ हो जाए ना, सारे पीरियड आप ले चुके हो, तो शाम के टाइम जितना आज मैंने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार दोबारा से पढ़ना। जहां पर भी आपको कहीं संशय होता है, रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लिया करो। रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हो, इतना टाइम नहीं आप देना चाहते, नेट की कोई इशू होते हैं, तो अपनी बुक की रीडिंग किया जरूर क्या करो। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद देखो, मैंने पढ़ा है अपने तरीके से, आप एक बार अपने तरीके से उसको पढ़ो, तब माइंड में स्टेबल होंगी चीजें। फिर उसको याद करो, जो भी काम दिया गया उसको लिखते हो, सोचकर समझकर याद करते हुए लिखो। यूं नहीं किताब खोल ली, आपका ध्यान कहीं और लिख रहे हो, मात्राओं की मिस्टेक्स कर दी इतनी ज्यादा,
कहीं आपके वर्ड्स कुछ लिख रहे हो कुछ बन रहे हैं, ऐसे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जब मैं कॉपी मांगूंगी ना चेक करने के लिए, जो बताऊंगा आपको नहीं करते। और जल्दी ही स्कूल खुल जाएंगे, कल रिकवरी होने लगी है, अपना काम टाइम पे करते रहो, ये ना हो स्कूल खुलने के बाद फिर आप काम के लिए आप अपना बर्बाद करो। ठीक है बेटा? हाँ जी, और बताइए कितने पीरियड रह गए आज की क्लास के आपके? बस ये फिफ्थ पीरियड होता है आपका, फोर्थ? अच्छा, सुबह 8:30 करने बैठते हो, यूटिलाइज कर रहे हो ना इस टाइम को, पढ़ भी रहे हो या ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो? पढ़ा हुआ मैं देख लूंगी ना, कॉपी में लिखा हुआ किस ढंग से, सारे ब्लैक बोर्ड की कॉपी कर लिया करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मुश्किल से आपकी बुक के 10-12 बनते हैं, तो ये कुछ मेन चीजें होती हैं जो मैं ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिखाती हूँ, ये आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, फिर में लिख उतार लिया करो। ठीक है? कभी देर में पढ़ाई समझ में नहीं आया तो यहाँ से आपको मिल जाता है। आप ये बताओ, सूचना का अधिकार कौन से सन में शुरू हुआ था? 2005 में। कौन से दार्शनिक ने लोकतंत्र की का समर्थन किया कि हाँ लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है? अभी पढ़ा ना हमने? कौन से थे बताओ? बस आप वो देखोगे, फॉरेस्टर ने। किसने? E.M. फॉरेस्टर ने। मेरे बोला करो। क्यों क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता है, उसके बाद भी क्षेत्रीय विविधताओं के होते हुए भी लोकतंत्र में क्या मेन बात कही गई कि यहाँ पर भरोसा एक दूसरे का और विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं। उसने 2 तर्क दिए इस बारे में, ऐसे उसने बात को नहीं कहा। मान लो कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो वो उसके तर्क साथ देता है। विधायिका में कितने सदन होते हैं? हमें ये बताओ, विधायिका में जो हमारे देश की सबसे बड़ी कार्यकारी संस्था है कौन सी है? केंद्रीय, मुख्य अंग कौन सा है बताओ? विधायिका में मुख्य संस्था कौन सी है हमारे देश की सर्वोच्च संस्था? बताइए। संसद। कौन सी? संसद के कितने अंग हैं? कौन कौन से? बड़ी कौन सी है? स्थायी और अस्थायी के आधार पर देखेंगे। स्थायी संस्था है राज्यसभा, अस्थायी है लोकसभा। लेकिन पावर ज्यादा किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास कम है, क्योंकि लोकसभा में मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए शक्तिशाली सदन के रूप में अगर हम देखें तो लोकसभा है। क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री, जो हमारे देश का विधायिका का सबसे बड़ा मंत्री है, प्रधानमंत्री होता है, वो भी कहाँ से आता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर लोकसभा से होती है। लोकसभा के मंत्री उसे चुनकर भेजते हैं बहुमत के आधार पर। अगर कई बार क्या होता है कि बहुमत नहीं मिलता, एक दल से उसको नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग मतलब किसी बहुमत कैसे, जैसे कि किसी के 200 वोट मिल रहे हो तो आधे से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 105 हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं, और कई बार उसको 105 एक ही दल से नहीं मिलते हैं, एक ही मतलब नहीं बहुमत प्राप्त होता है, तो फिर 2 पार्टियां मिलकर उसको जिता देते। दो दलों का आपस में गठबंधन हो जाए तो वो बहुमत दल। ठीक है बेटा, आपका क्लास का टाइम हो गया, आप लीव आउट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास का टाइम। हाँ जी। उतारा नहीं था आपने? पिक भेज दूंगी मैं, CRF ऐप से देख लेना, अभी इसकी पिक भेज। हाँ, क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, इसकी कॉपी भी भेज दूंगी। हाँ जी, अगले क्लास का टाइम हो रहा है, आप लीव आउट करोगे तभी मैं क्लास का टाइम ऑफ करूंगी। एक बच्चा यहाँ ज्वाइन रहता है ना, तब तक क्लास को ऑफ नहीं कर सकते हम। आप पहले
लीव आउट किया करो, फिर मैं क्लास से मैं खुद लीव आउट। बाय बेटा, गुड बाय, हैव ए डे, नाइस डे।